नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ आपसे बता दूं कि आज मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। ये प्रश्न पिछले वर्षों में या तो पूछे जा चुके हैं या कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको इसमें मिल जाएंगे, बल्कि कहूँ कि अधिकांश प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लगभग इस स्तर की, चाहे यूपी सुपर टेट हो, यूपी राजस्व लेखपाल हो, यूपी एसआई हो या बीएड हो, इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं इस स्तर की, इन परीक्षाओं में ये कॉमनली पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न है और इनका हम लोग अभ्यास करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस तरह के प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं तो आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से पुंलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ आपको। पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। तो दोस्तों, इस तरह का प्रश्न यदि आता है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो शब्द हैं आप उनका वाक्यों में प्रयोग कर लीजिए, आपको खुद ही अपने ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मझधार है तो उसकी नाव मझधार में फंस गई, स्त्रीलिंग जैसा है। पखावज की तान सुरीली होती है, तो ये भी स्त्रीलिंग जैसे है। उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, तो यहाँ उसकी, ये भी स्त्रीलिंग है। वक्त का पहिया तो घूमता ही रहता है, तो यहाँ पे जो पुंलिंग शब्द होगा वो पहिया होगा, यानी हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम दो प्रश्न देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पे ये बहिष्कार का संधि विच्छेद पूछ लिया कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। वही धनकार, वही धनकार, बहिष धनकार, बहर धनकार। तो ये कुछ तरह से उटपटांग दिया हुआ है। ये विसर्ग संधि है, ये हम लोग जानते हैं। और विसर्ग संधि का एक नियम है, इस पर वीडियो भी आपको मिल जाएगा। विस्तृत रूप से मैंने वीडियो इस पर बनाया है, डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो एक नियम है कि विसर्ग से पहले यदि ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ या ट, ठ आए तो विसर्ग का स हो जाता है। तो यदि आपको डिटेल में चाहिए तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा, बहिधनकार। आगे बढ़ते हैं। दो प्रश्न हम देख सकते हैं एक स्क्रीन पे। तो यहाँ पे तुलसीदास किसकी रचना है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं, यदि आपने पढ़ा है तो इसके जो रचयिता हैं तुलसीदास के, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मैं बता दूं कि अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आप इनको भी ध्यान में रखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। अगला चौथा प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो इसमें भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक ऑप्शन यहाँ पे है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक और मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इसके ये जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। और ये एक प्रबंध काव्य है, प्री, प्रवास और पारिजात। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ है, तो इनको हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पांचवा छठा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। यह पुस्तक किसकी है, रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। दोस्तों, पद परिचय जैसा कि आप लोग जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और संबोधन। तो ये विस्मयादि बोधक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 8 पद होते हैं। पद के भाग कितने होते हैं, 8 होते हैं। जो प्रथम के 4 होते हैं वो विकारी होते हैं और जो अंतिम 4 होते हैं, यानी क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द के अंतर्गत यानी अव्यय के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो शब्द ये दिया हुआ है, यह पुस्तक किसकी है, इसमें हमें एक एक शब्द का पद परिचय देना होगा कि यह क्या है, पुस्तक क्या है, किसकी है। यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। सार्वनामिक विशेषण स्त्रीलिंग एक वचन, सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष्य एक वचन, संबोधन
अव्यय। तो इसमें से हमें ये देखना होगा, और मैं आपको यहाँ पे सही ऑप्शन बता देता हूँ, सार्वनामिक विशेषण और स्त्रीलिंग एक वचन, यानी ऑप्शन ए सही है इसमें। आगे छठवां जो है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, या फिर सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, या फिर नवनीत कादम्बिनी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसमें ऑप्शन ए सही है, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। और कवि वचन सुधा जो है इसका संपादन खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते थे, और ये हिंदी प्रदीप का जो है बालकृष्ण भट्ट जी संपादक थे, वे जो है इस पत्रिका का संपादन करते थे। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे 7वां 8वां क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो इसमें ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ, लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय और अखिलेश। तो हम सभी जानते हैं इसका सही उत्तर, आप सोचिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है अखिलेश। तद्भव पत्रिका के जो संपादक थे वो जो है अखिलेश थे। 8वां प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवय और 13 लो जीवय सियार। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपति नाल और जगनिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सोचिए, इसका सही उत्तर है जगनिक। ये परमाल रासो जो आला खंड है उससे ये लिया गया है, और कीर्ति पताका जगनिक की जो है एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, और एक पदावली भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, 9वां और 10वां प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूं। यहाँ पे देख लीजिए, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने तथा बोलने में किया जाता है? तो इसको थोड़ा सा यदि हम लोग सोचें तो सोच के भी उत्तर दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो मॉरिशस हमारे देश के काफ़ी पास में है और हमारे देश के बहुत से लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा डी, मॉरिशस। अगला है 10वां दोस्तों, सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। आप सोचिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। ये सूर सागर जो है ये ब्रज भाषा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो इसमें ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ, आप देखिएगा, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें आप सोचिए, वीरों का कैसा हो बसंत, ये वीर रस की कविता है दोस्तों, और इसको लिखा सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और आप लोग जानते हैं कि त्रिधारा, मुकुल इनके प्रसिद्ध अन्य ग्रंथ हैं, और वीर रस की एकमात्र ये कवियत्री मानी जाती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनको हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, और ये 12वां प्रश्न देखते हैं, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो वाच्य दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूँ, इसकी वीडियो भी अपलोड है, यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं उस वीडियो को, क्योंकि आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। फिलहाल यहाँ मैं पढ़ देता हूँ, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, या ये आखिरी ऑप्शन भी यहाँ पे है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि वाच्य में क्या होता है, क्रिया का विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। इस आधार पे 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझसे उठा नहीं गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भाव की प्रधानता है, इसलिए ये होगा भाववाच्य। बाकी डिटेल आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो में मिल जाएगा। अब 13वां प्रश्न और 14वां हमारे सामने हैं, इनको देखते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। तो ये तो आसान है, इसमें मैं समझता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको हम लोग कहेंगे अप्रत्याशित। अगला है, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो इसमें भी ऑप्शन है गेहूँ, गाय, गोबर, गोधन। तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें विकल्प ए सही होगा, गोधूम का तद्भव गेहूँ होगा।
आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न 15वां प्रश्न जो है वो आपके सामने मैं लाता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निधन कपट, निष्धन कपट, निधन कपट, निष्धन कपट। तो ये भी विसर्ग संधि है और इस तरह का जो प्रश्न है हम लोग देख के पीछे आए हैं, तो आप देख लीजिए वही नियम यहाँ भी लागू होगा और इसमें जो उत्तर सही होगा वो पहला ही होगा, निधन कपट। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ या प फ आए, इसमें से कोई भी वर्ड आता है तो विसर्ग जो है वो तालवी श जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें बदल जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये 16वां प्रश्न है, देख लीजिए इसको। अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? इसमें ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ। सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष और अपेक्षित। तो दोस्तों आप देखिए और सोचिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा इसमें। तो इसमें सही उत्तर है अपेक्षा का विशेषण रूप होगा अपेक्षित। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 17वां और 18वां की तरफ। तो यहाँ पे 17वां ही दिखा सकता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए आ गया ये प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। काफ़ी छोटा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। अव्यय के कितने भेद हैं? अब यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे जो विकल्प बी है वो सही होगा। अव्यय जो है वो 4 होते हैं और कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 अव्यय होते हैं। और उसी तरह से अव्यय या अविकारी शब्द ये एक ही होते हैं। और विकारी शब्दों के अंतर्गत जो पद परिचय है, जो पद के भाग हम लोग पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी हैं। और आखिरी के जो मैंने चारों आपसे बताए वो अविकारी हैं, ये हमेशा अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पे वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, तो आप चाहें तो विस्तृत रूप से पढ़ना चाहें तो वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। 18वां प्रश्न है दोस्तों, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। वह धीरे बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती हैं। तो आप सोचिए और बताइए। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण दोस्तों पूछ रहा है जो कि एक प्रकार का अव्यय है, अविकारी शब्द है। और क्रिया विशेषण होता क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। तो देख लीजिए, रमेश धीरे बोलता है, धीरे से बोलता है। अब यहाँ जो बोलने की क्या कहें, बोलने की जो विशेषता है वो धीरे से, यहाँ पे ऑप्शन यही सही होगा। जो धीरे से है वो बोलने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। बाकी ये ऑप्शन सही नहीं है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, संबंध कारक का चिन्ह है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जानते होंगे, फिर भी ऑप्शंस में पढ़ता हूँ। में, पर, के लिए, रा, रे, री या से। तो हम लोग सभी जानते हैं कि संबंध कारक का जो प्रसर्ग होता है, जो कारक चिन्ह होता है, वो का, के, की और रा, रे, री। का, के, की को यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन रा, रे, री को दिया है। जैसे मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त। तो इस तरह से ये संबंध कारक का ये चिन्ह होता है। आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 20वां है। यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में विकारी शब्द है। अब वहाँ पे पीछे विकारी, अविकारी पूछा था, अव्यय पूछा था। अब ये आखिरी प्रश्न मैंने जो शामिल किया है वो विकारी शब्दों से है। आज, यथा, परंतु, लड़का। तो हम सभी जानते हैं कि विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, विभक्ति, वाच्य इनके अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो देखिए, ये आज एक अव्यय है, यथा भी एक अव्यय है क्योंकि ये अपना रूप कभी नहीं बदलते। आज, आजो, आजे इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। यथा भी हमेशा अपने इसी रूप में प्रयोग होगा। परंतु भी एक अव्यय है, इसका भी आप रूप देखेंगे तो हमेशा अव्यय मतलब क्या होता है? अव्यय मतलब यही होता है कि ऐसे शब्द जो हमेशा यूनिक रहें, अपने मूल रूप में ही रहें, उनमें कभी भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न न हो। तो यहाँ पे चूंकि विकारी शब्द पूछा है और यहाँ पे विकारी शब्द होगा दोस्तों लड़का।
तो जैसा कि आप जान सकते हैं, इसका मैंने वीडियो में काफ़ी जिक्र भी किया है। जो मैंने अभिकारी शब्द पढ़ाया है तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक लाइन आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे वचन चेंज हो जाए तो लड़का जो शब्द है इसका रूप बदल जाएगा। ज़्यादा लड़कों के बारे में बात हो तो ये लड़का का यहाँ पे ये लड़कों हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे ये विकारी शब्द है। लिंग, वचन, काल, विभक्ति आदि के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि आप ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं, अधिक प्रश्न चाहते हैं अभ्यास करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो आप हमें कमेंट कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप 100, 200, 500 जितने भी प्रश्नों का अभ्यास करना चाहेंगे मैं उतने प्रश्न लेके आऊँगा और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी मैं ये काम करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे वीडियो छोटी रखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग छोटी वीडियो ही देखना पसंद करते हैं। लेकिन यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो प्रश्नों की संख्या मैं बढ़ाऊंगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।